गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें फिजिक्स के पेपर के सॉल्यूशन पर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर के 136 तक कोशिश करेंगे कि डिस्कशन हो इस लेक्चर में। कुछ क्वेश्चन अगर छूट जाएंगे तो हम उसको सेपरेटली किसी और लेक्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वो है 107 और इस क्वेश्चन में पूछा गया है सोलर सेल के बारे में। तो ये क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है उसके अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर जो डिवाइसेस वाला चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उसमें भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए सोलर सेल इट शुड बी ऑपरेटेड ऑन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करें इससे पहले थोड़ा सा हम सोलर सेल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करने के लिए हम इसी क्वेश्चन पेपर पे ही बना देते हैं इसको। हमारे पास में जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसी सोलर सेल के लिए बनाते हैं तो वोल्टेज को मान लीजिए एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर हमने करंट को लिया है। तो ये जो करंट है ये सोलर सेल से पास होने वाला करंट है और वोल्टेज जो है सोलर सेल के दोनों टर्मिनल पर जब हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं तो कितना वोल्टेज वहाँ पर आता है वो वोल्टेज है। तो ये जो कर्व है इस कर्व को अगर हम देखें तो आइडियली किसी सोलर सेल के लिए जो कर्व होता है कुछ इस तरह का होता है और इसमें ये जो पॉइंट होता है ये जो रीजन होता है ये कहलाता है आपका नी रीजन। जैसे पैर का घुटना होता है, पैर जब हम कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा घुटना जिस तरह से घुटने के वहाँ से पैर जिस तरह से मुड़ते हैं उसी तरह का एक कर्व होता है। तो ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट पर अगर हम वोल्टेज का मेज़रमेंट करें और करंट का मेज़रमेंट करें तो जो भी पावर यहाँ पर आएगी उसको हम V नील और करंट को I नी वोल्टेज हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पावर यहाँ पर मैक्सिमम होगी। इसके अलावा अगर हम इस रीजन में कहीं पर देखेंगे अगर कि वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट क्या है या इस रीजन में देखेंगे तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वोल्टेज और करंट का वो हमेशा VN और IN से कम आएगा क्योंकि इस रीजन में आपका वोल्टेज ज़्यादा है लेकिन करंट कम हो जाएगा और इस रीजन में आपका करंट अधिक है लेकिन वोल्टेज कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर किसी सोलर सेल से अगर हमको ड्रॉ करनी है तो उस सोलर सेल को हमें नी रीजन में ही ऑपरेट करना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से मैक्सिमम पावर फ्रॉम ए सोलर सेल कब हमको मिलेगी तो उसके लिए ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है द नी ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 107 का ऑप्शन ए सही है। हॉरिजॉन्टल पार्ट नहीं है इसका, फॉलिंग पोर्शन भी नहीं है। फॉलिंग पोर्शन यानी कि जो नी वोल्टेज वाला पॉइंट है उससे आगे वाला पार्ट। एनी पार्ट ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक एज पावर डज नॉट डिपेंड ऑन इट, नहीं पावर डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है जेनर डायोड को फोटो डायोड को लेकर के। इसमें पूछा गया है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर ए फोटो डायोड। फोटो डायोड के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। गलत है यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे। सही होने से मतलब है कि वो फोटो डायोड के संदर्भ में सही होंगे। तो हमको ऐसा स्टेटमेंट देखना है जो कि फोटो डायोड के संदर्भ में गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है। तो पहला ऑप्शन है ए फोटो डायोड इज ए रिवर्स बायस्ड PN जंक्शन। सही है। फोटो डायोड को जब हम एज ए सेंसर उपयोग में लाते हैं तो उसको हमें सर्किट में रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करके ही उपयोग में लेना पड़ता है।
उसके बाद में ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, हायर द इल्यूमिनेशन लेवल ग्रेटर इज द रिवर्स करंट ऑफ ए फोटोडायोड, ये भी सही है। जितना ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी फोटोडायोड के ऊपर आएगी उतना ही ज़्यादा करंट फोटोडायोड से रिवर्स बायसिंग में पास होगा। उसके बाद में ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, इट हैज़ ए डार्क करंट विच फ्लो व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट, तो ये जो डार्क करंट होता है ये बेसिकली हर तरह के डायोड में होता है, लेकिन यहाँ पर डार्क करंट हम इसको इसलिए पर्टिकुलरली बोल देते हैं, ये डार्क करंट वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो डायोड के अंदर होते हैं उनकी वजह से होता है, और इसको हम डार्क करंट इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये करंट जब कोई लाइट की इंटेंसिटी फोटोडायोड के ऊपर नहीं आ रही होती है तब भी ये करंट प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको डार्क करंट बोल देते हैं। यानी कि अंधेरे में भी अगर आप फोटोडायोड को ऑपरेट कर रहे हैं तो भी आपको ये करंट मिलेगा, तो इसको हम डार्क करंट इसीलिए बोलते हैं। उसके बाद में जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी हमारा सही है क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो द करंट इन इट इज मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर्स, नहीं, क्योंकि फोटोडायोड रिवर्स बाइसिंग में कनेक्टेड होता है इसलिए जो भी करंट इससे होकर के फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, न कि मेजोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 108 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 109 की अगर हम बात करें तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एक एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, इसका जो बेस रीजन होता है उसमें कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई जाएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये ट्रांजिस्टर कौन से टाइप का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमको बोला गया है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एन पी एन टाइप का है, यानी कि इसका जो बेस रीजन होगा वो पी टाइप का होगा, बेस रीजन जो होगा वो पी टाइप का होगा। एमीटर और कलेक्टर जो हैं वो एन टाइप के होंगे, और किसी पी टाइप के रीजन के लिए हम क्या कहते हैं कि इसमें जो मेजोरिटी है चार्जेस की वो पॉजिटिव होल्स की होती है, पॉजिटिव होल्स की होती है। और इसको बनाने के लिए एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, एक आंतरिक अर्धचालक के अंदर हमें ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी मिक्स करना पड़ती है, मिलाना पड़ती है। और ट्राईवेलेंट इम्प्यूरिटी में हमारा जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर दो आंसर्स मिल रहे हैं, एक तो गैलियम भी आप मिला सकते हैं और एक बोरोन भी आप मिला सकते हैं। नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और न ही फास्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फास्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, इसी तरह से नाइट्रोजन भी जो है वो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है। इसके बाद में द मोस्ट सूटेबल गेट्स to check whether the number of ones in a digital word is even or odd each। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 110 है। इसमें हमें एक्सओआर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट और एंड नॉट गेट्स दिए गए हैं ऑप्शंस के रूप में। तो हमको ये चेक करना है कि कौन सा गेट नंबर ऑफ वंस इन ए डिजिटल वर्ड इज इवन और ओड उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास में जो एक्सओआर गेट है उसकी ट्रूथ टेबल को आप देखिए सबसे पहले, दूसरे ऑप्शंस को आपको शायद चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप इसको बिना किसी ज़्यादा डिटेल में जाए भी आप इसको डायरेक्ट टिक कर सकते हैं इसको। तो एक्सओआर के लिए जो ट्रूथ टेबल होती है वो जनरली ऐसी रहती है कि मान लीजिए कि आपका कोई 3 टर्मिनल गेट है और इसका ये आउटपुट है। तो जब यहाँ पर नंबर ऑफ वंस जो है वो 0 रहेंगे तो आउटपुट इसका 0 रहेगा। जब नंबर ऑफ वंस जो है यहाँ पर ओड रहेंगे तो आउटपुट जो है आपका 1 रहेगा।
इसी तरह से यहाँ पर अगर है तो आउटपुट 0 आएगा। तो इस तरह से इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जितनी भी बार इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे, यानी कि हाई इनपुट आपको ए बी सी पर देंगे जिसमें कि वो इवन नंबर्स में होगा, तो आपका जो XOR का आउटपुट है वो हमेशा 1 आएगा। और ये 1 आना यानी कि हाई आउटपुट आना इस बात का इंडिकेशन होगा कि जो भी आपने इनपुट वर्ड ए बी सी पर दिया है या कितने भी टर्मिनल का अगर XOR गेट है उन पर दिया है, तो वो 1 की जो संख्या है उसमें वो इवन है। इवन से मतलब है कि सॉरी ओड है। ओड से हमारा मतलब है कि उसमें विषम संख्या होगी 1 की, और इवन का मतलब है कि उसमें सम संख्या होगी 1 की। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में 1 2 3, तो ये आपका ओड नंबर हो गया, और यहाँ पर 1 और 2, तो ये 2 जो है आपका इवन नंबर हो गया। तो इवन नंबर के लिए आउटपुट 0 रहेगा, ओड नंबर के लिए आउटपुट 1 रहेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। बाकी आप नैंड गेट के लिए, नॉर गेट के लिए, एंड और नॉट गेट के लिए आप देखेंगे तो ये ट्रूथ टेबल जो है ओड और इवन के कॉम्बिनेशन को डिटेक्ट करने के काम में नहीं आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 है, जिसमें द नंबर ऑफ डाइएड एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन ए क्यूबिक क्रिस्टल आर। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो देखें तो उसमें 1 है, 3 है, 6 है और 5 है। तो सबसे पहले ये डाइड एक्सिस होता क्या है? डाइड एक्सिस से हमारा मतलब ये होता है कि एक ऐसी एक्सिस हो सकती है, सिमेट्री एक्सिस क्रिस्टल के अंदर, जिसको 360 डिग्री घुमाने पर, जिसके रेस्पेक्ट में क्रिस्टल को 360 डिग्री से अगर हम घुमाते हैं तो 2 बार हमको क्रिस्टल की सिमेट्री मिलती है। डाइड है यहाँ पर, यानी कि 2 बार सिमेट्री मिलेगी। ट्रायड अगर होता तो 3 बार मिलती, टेट्राड होता तो 4 बार मिलती, इसीलिए तरह से हेक्सा के लिए होता तो 6 बार हमको सिमेट्री वहाँ पर मिलती। तो यहाँ पर डिटेल डायग्राम मैं इसका यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ इसमें कि किस तरह से ये होगा। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक क्यूबिकल क्रिस्टल का हम उदाहरण ले रहे हैं, और इस क्रिस्टल के अंदर हम इन डायड एक्सिस को बनाने की कोशिश करें अगर, तो एक एक्सिस जो है इसके यहाँ से आप भेज सकते हैं और वो यहाँ पर आगे होकर के पास होगी। दूसरी एक्सिस यहाँ से एंटर करेगी और यहाँ से पास होगी। उसके बाद में तीसरी एक्सिस की अगर हम बात करें तो तीसरी एक्सिस जो है आपकी वो यहाँ कहीं से, अगर हम इसके बिल्कुल बीचों बीच से लेते हैं तो यहाँ से होकर के वो बाहर निकलेगी। चौथी एक्सिस की अगर हम बात करें तो यहाँ से वो अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। उसके बाद में पांचवी एक्सिस की बात करें तो वो यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। और छठी एक्सिस की बात करें तो यहाँ बीच में से अंदर जाएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी, यानी कि कुछ इस तरह से। और इसी तरह से जो ब्लैक लाइन से ब्लैक डॉट्स हमने बनाए थे उसके लिए भी हम बना सकते हैं। यहाँ से चलेगी यहाँ पर, और यहाँ से चलेगी एक्सिस यहाँ पर। ये जो एक्सिस होगी ये आपकी डायड एक्सिस कहलाएगी। क्रिस्टल को आप इन एक्सिस के रेस्पेक्ट में 2 बार ऐसी स्थिति आएगी 360 डिग्री क्रिस्टल को घुमाने पर, जबकि आपको क्रिस्टल की वही सिमेट्री मिलेगी जो कि घुमाने से पहले थी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर टोटल 6 एक्सिस मिलेगी। इन एक्सिस का और अच्छे से क्लैरिफिकेशन देखने के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। एक बुक, चार्ल्स टिटल की जो बुक होती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए, उसमें
चैप्टर 1 के अंदर ही दिया हुआ है। सिमेट्री जो क्रिस्टल की डिस्कस की गई है उसमें आपको ये क्लियरली मिल जाएगा, उसमें डायग्राम में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लेटिसेस के अंदर। तो आप वहाँ से इसको और वेरीफाई कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 111 के लिए जो ऑप्शन सी है वो सही है। डाइट के लिए टोटल 6 होगी यहाँ पर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 है। इसमें पूछा गया है कि द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन द केस ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड से हमारा मतलब होता है कि कोई क्यूबिक क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल के अंदर का जो वॉल्यूम है उसके बीचों बीच में भी कोई एक एटम मौजूद रहता है। एक लेटिस पॉइंट वहाँ पर होता है। लेटिस पॉइंट के बजाय हम उसको बोल सकते हैं बेसिस पॉइंट वहाँ पर होता है। तो उसके लिए जो डिस्टेंस होती है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये किसी भी बुक को आप देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए तो उसमें कैलकुलेट किया हुआ है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस और फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, इन तीनों के लिए कंपैरिजन भी दिया गया है कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होगी वो a इंटू अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2, ये ऑप्शन सही होगा बीसीसी के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113, इफ n is the number of atoms in the unit cell of the cubic system, Na and Ma are the Avogadro number and atomic weight respectively, and rho is the density of element, then lattice constant A is given by, then lattice constant A is given by। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो मास है आपका वो m है। उसके बाद में एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है Na, कितने एटम्स पर लेटिस हैं उसकी संख्या आपको दे रखी है, डेंसिटी कितनी है आपको वो दे रखी है। और अब हम मान लेते हैं कि जो A है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है तो जो लेटिस है आपका क्यूबिक लेटिस आपको दिया हुआ है, माफ़ कीजिएगा, ए जो है वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं है बल्कि ये लेटिस कांस्टेंट है। लेटिस कांस्टेंट है यानी कि एक क्यूबिक लेटिस में क्यूब जो होता है उसकी एक साइड की लेंथ है ये, और इसकी वजह से अगर हम उस क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो है वो आपका आएगा ए क्यूब के बराबर। तो मास ऑफ क्यूबिक लेटिस, मास ऑफ क्यूबिक लेटिस की अगर हम बात करें तो वो आएगा आपका घनत्व इंटू ए क्यूब, घनत्व इंटू ए क्यूब। और मास ऑफ क्यूबिक लेटिस को अगर हम डिफाइन करना चाहें किसी और तरीके से तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो जो मास होगा वो यूनिट सेल का मास होगा। और क्यूबिक लेटिस को ही हम यहाँ पर यूनिट सेल भी कह सकते हैं। यूनिट सेल जो है इसी को हम यूनिट सेल का नाम भी दे सकते हैं। तो यूनिट सेल के लिए हमारे पास में मास होगा वो होता है आपका पर यूनिट सेल
कितने एटम्स हैं वो इनटू मास m, मोलिकुलर मास जो है डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये होता है आपका रो इंटू ए क्यूब के बराबर। तो यहाँ से जब हम ए क्यूब को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा एन एम डिवाइड बाय रो इंटू एन ए। और यहाँ से जो ए इक्वल टू आएगा वो होगा एन एम डिवाइड बाय रो इंटू एन ए टू द पावर 1 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शंस हैं दिए गए ऑप्शंस, उसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो सही है, बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है। और नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास में मिलर इंडिसेस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 144। इसमें दिया गया है कि ए प्लेन इंटरसेप्ट्स एट ए बी बाई सी 3c in a simple cubic unit cell, so the Miller indices of the plane are। तो मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना रहता है कि जो भी आपके ए बी सी के साथ में ये नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को आप पहले तो नोट कर लीजिए। ए के साथ में कुछ नहीं है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि उसके साथ में 1 है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद में बी के साथ में 1/3 है और सी के साथ में आपका 3 है, माफ़ कीजिएगा 2 है यहाँ पर। यहाँ पर जो है दिस इज़ 2, दिस इज़ नॉट 3। तो इनका मिलर इंडिसेस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कीजिए कि सिंपल सा है, ये जो भी नंबर है इनको आप इन्वर्ट कर दीजिए पहले तो 1 को इन्वर्ट करेंगे तो 1 ही मिलेगा, फिर इसको इन्वर्ट करेंगे तो 2 में बदल जाएगा और 3 को इन्वर्ट करेंगे तो 1/3 में बदल जाएगा। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए इसका, तो यहाँ पर ये 3 आएगा और 3 है, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 प्लस 6 प्लस 1 यहाँ पर आएगा। तो ये जो नंबर यहाँ पर आ रहे हैं 3, 6 और 1, यही आपके मिलर इंडिसेस कहलाएंगे, 3, 6 और 1। तो इस पर्टिकुलर प्लेन के जो मिलर इंडिसेस है वो है 3, 6 और 1। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है हमारा 3, 6, 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 114 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। 114 का ऑप्शन सी जो है वो सही है। उसके बाद में है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ पूछी गई है, तो ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है वो इसके स्पेक्ट्रम को देख कर के की जा सकती है, लेकिन स्पेक्ट्रम के पैरामीटर हमको इस क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा उसका ऑर्डर है स्पेक्ट्रम में। और चूंकि यहाँ पर नहीं दिया गया है पैरामीटर, तो हमको ये मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि 0.741 एंगस्ट्रॉन में अगर हम देखें तो होती है, और यहाँ पर नैनोमीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.074 नैनोमीटर आपका ये सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 116, ये सुपर कंडक्टिविटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ट्रांजिशन टेम्परेचर TC एंड क्रिटिकल फील्ड HC फॉर ए सुपर कंडक्टर आर रिलेटेड एज। तो इसमें आपको देखने के लिए ये भी डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं, कहीं पर भी आपको इसका डेरिवेशन जो है नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसको कैसे ध्यान में रखना है इसके लिए हम एक जो टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन है उसको किस तरह से बिहेव करता है उसके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ पर किसी भी मटेरियल के लिए जो TC है उससे लोअर टेम्परेचर होना चाहिए कैपिटल T, तब तो आपका जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टर बना रहता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने उस सुपर कंडक्टर के ऊपर लगाया है तो कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमको
लगाना पड़ेगा जिससे कि सुपर कंडक्टिविटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, वो आपका Hc से निकल के आता है। तो यहाँ पर H0 जो है 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है। Hc जो है वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc जो है वो रिलेट कर रहा है यहाँ पर कैपिटल T के साथ में। कैपिटल T में चेंज होने पर Hc की वैल्यू में भी चेंज होगा। और ये चेंज नॉर्मली किस तरह से होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर T आपका बढ़ता जाएगा लेकिन वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कम रहेगा, वैसे वैसे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो कम से कम आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टी अगर बहुत कम है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाना पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि Hc की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर टी आपका बहुत ज़्यादा है, नियरली क्लोज टू Tc, तो Hc की वैल्यू वहाँ पर आपको बहुत कम लगानी पड़ेगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है उसी से यही चीज़ क्लियर हो रही है कि T अगर बढ़ता है तो T बाई टी सी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि 1 माइनस टी बाई टी सी स्क्वायर की वैल्यू कम होगी, यानी Hc की वैल्यू जो है वो कम होगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि यह टेम्परेचर के ऊपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डिपेंड करता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स ऑब्जर्व, तो क्वेश्चन नंबर 117 है। तो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, सबसे पहले तो सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के सुपर कंडक्टर होते हैं। एक तो होते हैं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर, और इन्हीं सॉफ्ट सुपर कंडक्टर को ही हम सिंपली टाइप 1 सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। और एक होते हैं आपके हार्ड हार्ड सुपर कंडक्टर्स, जिनको कि हम टाइप 2 सुपर कंडक्टर बोलते हैं। तो जो टाइप 1 सुपर कंडक्टर होते हैं उनमें अगर हम मैग्नेटाइजेशन कर्व को देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है और फिर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड पर पूरी तरह से वो कम हो जाती है ड्रास्टिकली। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये सुपर कंडक्टर आपके कहलाते हैं टाइप 1 टाइप के। और कुछ सुपर कंडक्टर ऐसे होते हैं जो सडनली अपने मैग्नेटाइजेशन को नहीं खोते हैं, उनमें मैग्नेटाइजेशन ग्रेजुअली कम होता जाता है। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये आपके सॉफ्ट सुपर हार्ड सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं। इसमें दो क्रिटिकल वैल्यूज आपकी होती है Hc1 और Hc2। तो यहाँ पर टाइप 1 सुपर कंडक्टर जो है सिबली इफेक्ट यही होता है कि वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। और इसी को हम माइसनर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम सिबली इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होता है उसमें माइसनर इफेक्ट भी आपको मिलता है और सिल्सबी इफेक्ट भी आपको मिलता है, या एक तरह से हम इसको सिल्सबी रूल के नाम से भी जानते हैं कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई करते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो जीरो होता है। तो इस घटना को सिल्सबी रूल कहते हैं। और माइसनर इफेक्ट वो इफेक्ट होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही इसके लिए सही है क्वेश्चन नंबर 117 के लिए। इसके बाद में इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज,
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी, अगर ससेप्टिबिलिटी के बारे में बात करें तो फेरोमैग्नेटिक में ससेप्टिबिलिटी धनात्मक होनी चाहिए और आसानी से ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी कि इसकी ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरी स्मॉल ए और बी में दिया गया है ससेप्टिबिलिटी, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी और डी बचते हैं। अब फेरोमैग्नेट है इसलिए नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी भी नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी एकमात्र यहाँ पर रहता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो वेरी लार्ज और पॉजिटिव होना चाहिए। तो 118 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन सी सही है। उसके बाद में 119, तो ये भी क्वेश्चन आप जब डिटेल थ्योरी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म जब स्टडी करेंगे, कि एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही एंटी फेरोमैग्नेटिक रहते हैं, उससे ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो है वो पैरामैग्नेट में बदल जाते हैं, और एक जिस टेम्परेचर पर घटना घटित होती है उस टेम्परेचर को नील टेम्परेचर कहते हैं, यानी एंटी फेरोमैग्नेट से पैरामैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पर जो भी ये घटना होती है तो टेम्परेचर को कहते हैं नील टेम्परेचर। तो ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन नंबर 119 का। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो क्वेश्चन नंबर 120 है यहाँ पर, और 120 का जो आंसर है वो प्लेटिनम कोबाल्ट भी इस्तेमाल में किया जाता है, एल्निको वी का भी इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बन स्टील का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 121 है कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म जो हैं और नॉन साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्या होते हैं, तो इसमें हैव लो मार्क टू स्पेस रेशियो, नहीं ये सही नहीं है, इसमें हाई होता है। उसके बाद में आर मच इजियर टू जनरेट, नो दे आर नॉट मच इजियर टू जनरेट। आर यूनी अनफिट फॉर डिजिटल ऑपरेशन, नो दे आर फिट फॉर डिजिटल ऑपरेशन। आर डिपार्चर फ्रॉम साइन वेव, तो आई थिंक इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि साइन वेव से ही उनका डिपार्चर है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन नंबर डी आई थिंक सही होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, so let us check. Yes, option number C is the right answer. And after this question number 122, which of the following relation gives Widman French law, तो विडमैन फ्रेंच लॉ जो है ये बेसिकली दो तरह की कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में हम बात करते हैं। एक होती है थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम के से डिनोट करते हैं, और एक होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का रेशियो कहलाता है विडमैन फ्रेंच लॉ, और इस लॉ के अनुसार के बाय सिग्मा इक्वल्स टू एल इंटू टी होता है, एल इंटू टी होता है। उसके बाद में टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका जो फार्मूला होता है वो 1/r ऑफ dr/dt से दिया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फ़ा की परिभाषा आपने पढ़ी है कि किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्वांटा ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर 124 है, क्वांटा ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक वेव्स इज कॉल्ड, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा है, हाइपरॉन जो है वो क्वांटा नहीं है, न्यूक्लियन जो है वो भी क्वांटा नहीं है। तो यहाँ पर फोनॉन जो है वो क्वांटा होते हैं आपके इलास्टिक वेव्स के लिए। ये आप कीटल की बुक, फिर से मैं कहूँगा, उसको आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एकॉस्टिक फोनॉन्स की थ्योरी आपको मिलेगी, उसमें आप देखेंगे कि फोनॉन्स जो है वो इलास्टिक वेव के लिए क्वांटा की तरह कार्य करते हैं, यानी कि कैरियर पार्टिकल की तरह काम करते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 125 है, इसमें पूछा गया है कि द वेरिएशन ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ लेम्बडा ऑफ द सुपरकंडक्टर विद टेम्परेचर T इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ इच,
तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या होता है कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो होती है वो जब किसी सुपर कंडक्टिंग मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी तरह से एक्सपेल नहीं करता है, जैसा कि माइसनर इफेक्ट कहते हैं, मैं कहते हैं कि पूरी तरह से कर देता है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं करता है, बल्कि कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जाता है। तो यहाँ पर जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो यही है कि कितनी दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट करता है। तो जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो आपका पेनिट्रेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो बढ़ता जाता है। और इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी और फिगर डी, तो अगर आप डिटेल थ्योरी इसकी सुपर कंडक्टिविटी की पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो फिगर बी है आपका वो सही होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है पेनिट्रेशन डेप्थ लेम्बड़ा जो है वो बढ़ती जाती है, और जैसे ही टी इक्वल टू टी सी पर हम पहुंचते हैं तो पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वहाँ पर ड्रास्टिकली एकदम से शूट अप कर जाती है। उसके बाद में इफ़ g इज ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर देन ब्रेक्स लॉ कैन बी रिटन एज। तो ब्रेक्स लॉ कैन बी रिटन एज, अब इसमें k जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट वेव वेक्टर है और g जो है वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और साथ में जी स्क्वायर, तो इनका जो सम है वो जब हम देखेंगे तो ये 2k.g प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। ये भी आपको किटल की बुक में डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका कि किस तरह से ये आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, 2k.g प्लस जी स्क्वायर, ये सही है यहाँ पर। उसके बाद में ए हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैज़ ए सिमेट्री एलिमेंट, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हैज़ ए 6 फोल्ड रोटेशनल सिमेट्री, ऑप्शन ए इसका सही है। किस तरह से ये सही है इसको देखने के लिए तो यहाँ पर हम किस तरह से सिमेट्री को देख सकते हैं, तो उसके लिए हमको 6 फोल्ड या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का टॉप व्यू मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें 6 एंगल्स आपको दिखाई देते हैं और इसके जो सेंटर से वर्टिकली जो एक्सिस गुजर रही होती है उसको हम बोलते हैं इसकी सिमेट्री एक्सिस। और पूरा का पूरा जब हम इसको रोटेट करते हैं इस तरह से या इस तरह से इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो मान लीजिए मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करता हूँ तो ये सारी की सारी जो लेंथ होती है ये सब सेम रहती है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आइडियली जब हम बात करते हैं क्रिस्टल की तो ये सब सेम रहती है। तो ऐसे में पूरा कंप्लीट एक रोटेशन करने पर मान लीजिए कि ये 1 है, ये वर्टेक्स इसकी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये वर्टेक्स नंबर 6 है। तो जब हम इसको रोटेट करना शुरू करते हैं तो मान लीजिए 6 1 की जगह पर आ गया, 5 6 की जगह चला जाएगा, 4 5 की जगह चला जाएगा, 3 4 की जगह चला जाएगा, 2 3 की जगह चला जाएगा और 1 2 की जगह चला जाएगा। तो इस तरह से इसको जब हम रोटेट करेंगे तो ये अपनी वर्टेक्स जगह बदलेगी और जब ये वापस नंबर जो हैं इस तरह से इंटरचेंज हो जाएंगे कि 6 1 की जगह ले लेगा, 1 2 जो है वो 3 की जगह ले लेगा या 1 जो है वो 2 की जगह ले लेगा, इस तरह से। तो हम क्या देखते हैं कि कंप्लीट रोटेशन में 6 टाइम्स ऐसा होता है जबकि ये वर्टेक्स एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। और वो रिप्लेस करते हैं यानी कि जैसे ही ये रिप्लेस करते हैं तो हमको सेम टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर वापस दिखाई देता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं कि एक पूरे रोटेशन में ये
6 बार ऐसा होता है, 6 टाइम्स ऐसा होता है कि जब हमको सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है, और कितने डिग्री रोटेशन करने पर हमको सिमेट्री मिलती है, तो वो निकल के यहाँ पर आता है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से जब हम रोटेट करते हैं तो हमको सिमेट्री क्रिस्टल की यहाँ पर मिलती है। तो ऑप्शन ए सही है क्वेश्चन नंबर 127 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 128 है। इसमें आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स क्रिस्टलाइजेज इन द फॉर्म ऑफ FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा यहाँ पर कि एल्यूमिनियम जो है वो FCC के अंदर क्रिस्टलाइज होती है। बेसिकली पीरियोडिक टेबल्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा, जिससे कि आप बहुत सारे मेटल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी को ईजीली मेमोराइज करके रख सकेंगे। उसके बाद में सिग्नल जनरेटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 129। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन सिग्नल जनरेटर एनर्जी इज क्रिएटेड। नहीं, एनर्जी उसमें क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि एनर्जी को क्रिएट किया नहीं जा सकता है। एनर्जी इज जनरेटेड, नहीं, फिर से वही चीज़ है। एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम ए सिंपल DC सोर्स इनटू AC एनर्जी एट सम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। यस, ये ज़रूर होता है, क्योंकि सिग्नल जनरेटर में जो है कोई न कोई वेव फॉर्म आपका होता है सिग्नल का, और सिग्नल जनरेटर को DC सिग्नल दिया जाता है। उस DC सिग्नल को ये सर्किट उसके अंदर रहता है कुछ, उस सर्किट की मदद से वो AC एनर्जी के रूप में DC एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसी निश्चित फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी के लिए उसमें एक टैंक सर्किट रहता है, ट्यूनिंग सर्किट रहता है। उस सर्किट के हिसाब से डिसाइड होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसी वहाँ पर आउटपुट में जनरेट होगी सिग्नल की। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर 129 का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130, अगर हम ऑप्शंस देखें यहाँ पर, तो 4 ऑप्शन है हमको कि बिटवीन प्री एक्सिलरेटिंग एंड एक्सिलरेटिंग एनोड्स, आफ्टर एक्सिलरेटिंग एनोड्स, बिफोर प्री एक्सिलरेटिंग एनोड, नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो CRT होती है, कैथोड रे ट्यूब, उसमें फोकसिंग एनोड कहाँ पर होता है। तो जनरली दो तरह के इसमें एक्सीलरेटर होते हैं, दो तरह के एनोड, दो तरह के एक्सीलरेटर होते हैं, जिसमें एक प्री एक्सीलरेटर कहलाता है और एक दूसरा कहलाता है एक्सीलरेटिंग एनोड। तो इसमें जो है आपका फोकसिंग एलिमेंट या फोकसिंग एनोड जो है वो इन दोनों एक्सीलरेटर्स के बीच में होता है, प्री के और जो एक्सीलरेटिंग एनोड्स हैं उनके बीच में होता है। तो ऑप्शन ए सही है। डिटेल जानकारी के लिए आप जो है CRT आपकी होती है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इंटरनेट पर आपको इजीली मिल जाएगा ये। तो वहाँ से या कोई बुक आप बेसिक CRT के ऊपर जो होती है उसको आप स्टडी करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि फोकसिंग एलिमेंट वहाँ पर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 131 है, इसको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 132 को मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 133, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल सा मैथमेटिकल डेफिनेशन है ये कि मीन डेविएशन दिया हुआ है। इस मीन डेविएशन की टर्म में, मीन डेविएशन की टर्म में आपको डेविएशन का एवरेज निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है द मीन डेविएशन D बार इन टर्म्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ एन रीडिंग एज। तो ये मैथमेटिकल टर्म है, स्टेटिस्टिक्स को पढ़ने वाले इसको जानते हैं, इस फार्मूले का उपयोग किस तरह से किया जाता है। डी जो है वो मीन वैल्यू से डेविएशन है, मीन वैल्यू से डेविएशन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए मॉड का साइन यहाँ पर यूज में किया जाता है। और जितने आपके ऑब्जर्वेशन होते हैं उन सारे ही ऑब्जर्वेशंस को मीन वैल्यू से
माइनस किया जाता है, तो हो सकता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन प्लस में आए, कुछ ऑब्जर्वेशन माइनस में आए। उन सब का सम करने के बाद में जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका मीन डेविएशन इन टर्म्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। उसके बाद में 134 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 134 में पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी सोर्स कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ ब्रिज। तो एक पूछा गया है एंडरसन ब्रिज, रॉबिन्सन ब्रिज, डी एसी ब्रिज या शेरिंग ब्रिज। तो इसका जो आंसर होता है रॉबिन्सन ब्रिज होता है। रॉबिन्सन ब्रिज का उपयोग किसी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए किया किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 135। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया है कि जो हॉल इफ़ेक्ट होता है वो हॉल इफ़ेक्ट बेसिकली किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है। हॉल इफ़ेक्ट इज़ यूजफुल इन डिटरमाइनिंग नीदर द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स नॉर देयर टाइप्स। तो हॉल इफ़ेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसमें एक तो ये डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हॉल इफ़ेक्ट का उपयोग करके। और चार्ज कैरियर्स का टाइप कौन सा है, यानी कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं या नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, इसके बारे में भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें वो ऑप्शन सही होगा जिसमें द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स एंड आल्सो देयर टाइप दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका दिए गए ऑप्शन में से सही है। बाकी जो ऑप्शन बी हैं वो पार्शली करेक्ट है क्योंकि द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स बट नॉट देयर टाइप। तो यहाँ पर टाइप भी है चूँकि पता कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी पार्शली करेक्ट है, पूरी तरह से नहीं है। फिर यहाँ पर दिया है नॉट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बट देयर टाइप, यानी चार्ज कैरियर की डेंसिटी तो नहीं पता कर सकते हैं लेकिन उनका टाइप पता कर सकते हैं, तो ये भी पार्शली करेक्ट है। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136 को स्किप करना हूँ मैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 131 है जिसको कि हमें सॉल्व करना था क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमको दिए गए हैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम और 6.5 ओम पर। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पर है वो भी दिया हुआ है। तो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेजिस्टेंस से टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो ऑलराइट, इसको कैलकुलेट करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर ऑप्शन सी दिया गया है आंसर की के अंदर, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसका आंसर आ रहा है 0.01 पर डिग्री सेल्सियस। तो आई थिंक इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑल आंसर्स आर इनकरेक्ट। देयर शुड बी सम करेक्शन इन द आंसर की। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स। 2-3 क्वेश्चन है जिनको मैंने स्किप किया है बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग प्रॉपर content for those questions. Anyway, I will try and we will get back soon to these questions. So thank you very much for listening this video. I hope this video is helpful for you, and we will next meet with some more questions related to MPPSC Scientific Officer Exam 2013 physics questions. Thank you very much.